सबसे पहले तो आई होप कि सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पे सेशन है। मोस्टली अभी तक जो मौजूद है मोस्टली सब जानते होंगे मुझे, फिर भी जो नहीं जानते, माय नेम इज शारजा, 6th सेमेस्टर में हूँ, DCSE। ये इस सेशन में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज। एल्गोरिथम्स से पहले स्टार्ट लेंगे हम, डेटा स्ट्रक्चर्स पे पहले नहीं जाएंगे। उसकी एक वजह ये है कि डेटा स्ट्रक्चर्स में भी एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, तो पहले हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे और डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगर आपको एल्गोरिथम्स की समझ नहीं आए, एल्गोरिथम्स से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की ऊपर जाएंगे। सो व्हाट आर एल्गोरिथम्स? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, तो उस प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, प्रोग्रामिंग टर्म्स में अगर हम इसको कहना चाहें तो एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उस सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करेंगे, तो एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं। जैसे कि वो लॉरियल शैम्पू के जैसे एक ऐड है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, तो यहाँ पे उल्टा ही सा प्रॉब्लम 1 है, सोल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास। तो उनमें से फिर कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है वो चूज करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा एल्गोरिथम चूज करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनमें से एक ये है कि आप डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं और आपकी नीड्स क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। ये भी हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम फिर हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम्स, व्हाई डू वी स्टडी एल्गोरिथम्स? पहला तो ये कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये जितनी भी आपकी बिग कंपनीज हैं सब एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स हैं इनके। आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें। नेटफ्लिक्स में जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं और लॉग इन करते हैं, तो वो सबसे पहले आपके फेवरेट जॉनर्स आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर आपसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी मूवीज या टीवी शोज वॉच की हुए हैं। तो फिर उस हिसाब से आपको वो फर्दर रिकमेंड करते हैं, और जैसे ही आप न्यू शोज या मूवीज देखते जाते हैं तो उनको आपका टेस्ट पता चल जाता है और उस हिसाब से आपको रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई बंदा नहीं बैठा होता कि वो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करे कि ये क्या क्या देख रहा है, तो फिर आपको आगे सजेशन। ये एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम सब कुछ ट्रैक करता है। और इसी तरह यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब में आपको कुछ फनी आपने अगर लगाया हुआ है तो साइड पे रिकमेंडेशंस भी उसी टाइप की आएंगी। अपनी कैरी मिनाटी की वीडियो लगाई है तो रिकमेंडेशंस में भी फिर BBQ वाइन्स या मासूमो इस तरह की वीडियोज आएंगी। कुछ डिफरेंट टाइप का नहीं आएगा कि पेंगुइन जीरो की वीडियो आपको दिखी है। और जो पेंगुइन जीरो की एक रोस्टिंग चैनल है क्यों, लेकिन वो इंग्लिश का है, तो आपने अगर कैरी मिनाटी लगाए हुए है तो वो आपको सजेस्ट नहीं होगा। इसी तरह आपने अगर कोई सैड सॉन्ग लगाया हुआ है तो ये नहीं है कि रिकमेंडेशन में आपके पास कोई डांसिंग वाला कोई गाना आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो यूट्यूब का बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है, बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं, ऑन टू द पॉइंट रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल टेस्ट का उसको पता होता है कि बंदा कौन से मूड में है। इसको
इसी तरह फेसबुक ने तो हद ही की हुई है। आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो या कुछ लाइक कर लिया आपने तो अगले दिन उस चीज के एड्स आए होते हैं। ये सब एल्गोरिदम्स ही करते हैं। अच्छा, एक और इसके लिए कि एक बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए भी एल्गोरिदम्स हमें आनी चाहिए। ये लिनक्स टॉर्वर्ड्स, इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इनका कहना है कि एक गुड प्रोग्रामर और बैड प्रोग्रामर में ये फर्क है कि बैड प्रोग्रामर अपने कोड पे फोकस करेगा। वो कोड देखेगा कि मेरा कोड रीडेबल है या ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा या लेंथी तो नहीं होगा, वो कोड पे ज्यादा फोकस करेगा। और गुड प्रोग्रामर ये देखेगा कि मैं ये अपने कोड को एफिशिएंट कैसे बनाऊं, इसमें कौन से एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर यूज करूं कि जल्दी से जल्दी काम। एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए हमें पहले उनको एनालाइज करना चाहिए कि हम किस बेस पे दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास एक ही है और एल्गोरिदम उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम ज्यादा है, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। रनिंग टाइम क्या है, इसको एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज रिप्रेजेंट करते हैं। एक एल्गोरिदम को हम इनपुट में कुछ जितना डेटा देंगे, उसके भी दो एल्गोरिदम्स है हमारे पास। एक को भी हमने n नंबर ऑफ इनपुट्स दे दिए, दूसरे को n नंबर ऑफ इनपुट्स दे दिए। अब ये जितना टाइम लेते हैं उस हिसाब से ये रनिंग टाइम के बेस पर हम कंपेयर करें। इसको कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। ग्रोथ रेट, अगर हमारे पास दो एल्गोरिदम्स है, एक की कॉम्प्लेक्सिटी f ऑफ n है और दूसरी की g ऑफ n है, तो इनको सही तरह कंपेयर करने के लिए हमें इसके ग्रोथ रेट का, इन फंक्शंस के ग्रोथ रेट का पता होना चाहिए कि ये दो फंक्शंस कितने रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं, किस रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं। एक एल्गोरिदम है हमारे पास, फर्स्ट कर लें, उसका जो फंक्शन ग्रोथ रेट है वो लॉगरिथमिक है और दूसरा है उसका एक्सपोनेंशियल। तो ये हम जैसे ही नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे, ये लॉगरिथमिक वाला भी टाइम बढ़ रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल वाला जो फंक्शन है उसका टाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो फिर इन दो एल्गोरिथम्स में से ये लॉगरिथमिक वाला ज्यादा बेस्ट होगा, ये कम टाइम लेगा। और बैड एल्गोरिथम्स जो होते हैं उनके हाई ग्रोथ रेट्स होते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम्स हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन डिटेल में हम सिर्फ आज सर्चिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम्स ये कि हमारे पास एक अरे है, तो इसमें से हमने एक एलिमेंट को सर्च करना है। मैंने 51 को सर्च करना है इसमें, ठीक है। तो लीनियर सर्च में अगर मैं करूँगा तो स्टार्ट ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, इस इंडेक्स पे देखूंगा कि क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे 6 है, ये 51 नहीं है, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा। यहाँ पे भी 51 नहीं है तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा। इस तरह एलिमेंट बाय एलिमेंट, इंडेक्स बाय इंडेक्स आप चेक कर रहे हैं कि ये हम जो ढूंढ रहे हैं, जो की हम सर्च कर रहे हैं वो इस इंडेक्स पे है या नहीं। तो ये इंडेक्स 6 पे हमें मिलेगा। हम हर एक इंडेक्स पे चेक करेंगे, इंडेक्स 6 पे हमें 51 हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसका बेस्ट केस क्या है, वो यानी आप एक ही कंपैरिजन करें। बेस्ट केस इसका ये है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ, आपने इंडेक्स 0 पे सर्च किया, आपको 6 उधर ही मिल रहा है। आप 6 को सर्च कर रहे हैं तो आपको 6 पहले ही
कंपैरिजन में आपको मिल गया है, तो ये इसका बेस्ट केस है। और वर्स्ट केस इसका ये है कि वो जो आप सर्च कर रहे हैं वो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है, तो आपको हर एक इंडेक्स से गो थ्रू होना पड़ेगा लास्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये इसका वर्स्ट केस है, आपको n नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। एक और सर्चिंग एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हम स्टार्ट से देखते थे, यानी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे हम मिडल इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। मिडल इंडेक्स पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर वो मिडल वाला मैच हो जाता है तो सही है, वो बेस्ट केस हो गया, मिडल पे हमें मिल गया जो हम सर्च कर रहे थे। अगर नहीं है तो फिर जो हम सर्च कर रहे हैं वो उसको हम मिडल वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो उससे लेस देन है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अगर उससे ग्रेटर देन है तो हम राइट साइड पे जाएंगे। उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम सर्च करते हैं 33 को इस अरे में, तो हमने मिडिल एलिमेंट देखा वो 53 है, 33 इज लेस देन 53, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे। और बाइनरी सर्च का ये भी है कि अरे आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च काम नहीं करता। तो 33 53 से लेस देन है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। ये राइट साइड वाली वैल्यूज हमने डिस्कार्ड कर दिया। अभी हम यहाँ पे मिडिल एलिमेंट दोबारा देखेंगे, यहाँ 33 इज ग्रेटर देन 25, तो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड करेंगे। अब यहाँ पे इसका फिर से मिडिल एलिमेंट चेक करेंगे, 43 है, 33 इज लेस देन 43, ये राइट साइड वाले फिर से डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर से हमने देखा तो ये 33 हमें मिल गया यहाँ पे। इसका क्योंकि हम ये एलिमेंट्स को हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं हर एक लूप में, हर एक रिकर्जन, ये बाइनरी सर्च जो है ये रिकर्जन होता है, तो हर एक कॉल में ये हम ऑलमोस्ट हाफ अरे जो है उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। हर एक फंक्शन कॉल में हम हाफ अरे को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो इसका ये बहुत ही जल्दी इसको फाइंड कर लेगा। लीनियर सर्च में ये हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, और बाइनरी सर्च में वो हाफ अरे को डिस्कार्ड कर देता है हर एक कॉल में। तो ये एक लोगरिथमिक फंक्शन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लोगरिथमिक। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च फास्ट है। इसके अलावा सर्चिंग के अलावा हमारे पास डीप प्रोबिंग के एल्गोरिथम्स हैं और सॉर्टिंग के भी एल्गोरिथम्स हैं, तो इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर एक स्टोरेज फॉर्मेट होता है। डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं उस वे को डिफाइन करता है डेटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप सुपरमार्केट आप एग्जांपल ले लें। सुपरमार्केट में हर एक चीज का एक अपना सेक्शन होता है। आप किसी चीज को या आप किसी चीज के लिए सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके अपने सेक्शन में चले जाएं। अगर उधर नहीं है तो पूरी मार्केट सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने सेक्शन में नहीं है तो बाकी सेक्शंस में आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये एक स्ट्रक्चरली सब कुछ अरेंज किए हुआ है। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं उधर कोई सेक्शंस नहीं है, सब कुछ इरेगुलर पड़ा हुआ है, तो वो आपको सब कुछ सर्च करना पड़ेगा और शायद फिर भी आपको ना मिल पाए। तो एक डेटा स्ट्रक्चर डेटा को सही तरह स्टोर करने के लिए यूज होता है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के दो मेन गोल होते हैं कि डेटा को हम
एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें और इजीली मॉडिफाई कर सकें। अब आपने डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत है और कौन सा हमें चूज करना है वो आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करना है। अरेज का तो सबको पता ही होगा, ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स स्टोर करते हैं और इनका डेटा टाइप सेम होता है। तो फाइनाइट साइज होता है। अरेज हम तब यूज करते हैं जब हमें पहले से ही पता हो हमें इतने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, इतने एलिमेंट्स के लिए हमें मेमोरी चाहिए, तो तब हम अरेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लास्ट में मैं कुछ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ पे एक और भी इंडेक्स है फर्स्ट कर ले, तो सिर्फ उसके इंडेक्स का मुझे पता होना चाहिए। इंडेक्स 9 पे मैं कुछ स्टोर करना चाह रहा हूँ तो वो इजीली मैं वहाँ पे कुछ स्टोर कर दूँगा। तो ये इसका बेस्ट केस होगा। अगर हम लास्ट में कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं या अरे हमारे पास एम्प्टी है उसमें हम कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ इंडेक्स अगर हमें पता है तो हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर अरे हमारे पास फील्ड है, यहाँ पे एक और एम्प्टी स्पेस भी है और हम स्टार्ट में कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है ये इसको 1 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 पे जो पड़ा है 2 पे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये 0 इंडेक्स को 3 करने के लिए तो फिर हम जो स्टार्ट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम उसको 0 इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे। तो इस केस में ये वर्स्ट केस होगा। एन टाइम्स हमको ये मूव करना पड़ेगा। इसके ये लिंक लिस्ट अगर हम देखें तो लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। एक नोड में डेटा होता है और पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड। इसका साइज लिमिट इसकी कोई नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता कि मुझे कितना डेटा स्टोर करना है तो आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, इसको भी साइज लिमिट नहीं। इसकी लिंक लिस्ट में इंसर्शन जहाँ भी हम करना चाहे तो वो कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगते हैं। इसका जैसे कि हम अरे में हमने स्टार्ट में अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हर एक एलिमेंट को हमें मूव करना पड़ा था, वो n टाइम्स हमें लूप लगाना पड़ा था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पे स्टार्ट में हमने एक नोड डालना है, एक न्यू नोड हमने डालना है, इसमें कुछ भी डेटा है, ठीक है। तो ये हेड जो है इसको इसकी तरफ पॉइंट कर लेंगे और इसका नेक्स्ट जो है वो ये ए की तरफ पॉइंट कर लेंगे। ये हमारे पास स्टार्ट में ये इंसर्ट हो गया, तो कुछ मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। स्टैक, अच्छा स्टैक में यहाँ पे जो लिंक लिस्ट और अरेज में है ये हमारे पास इनलाइन डेटा स्टोर होता है, लेकिन स्टैक में ऑन टॉप ऑफ ईच अदर डेटा स्टोर होता है। इसमें जो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। इसके दो फंक्शन होते हैं, पुश और पॉप। पुश से एक एलिमेंट को हम स्टैक में इंसर्ट करते हैं और पॉप से टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम रिट्रीव करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है हमारे पास, और हमने एक पुश इंस्ट्रक्शन यूज की है, तो उसे
पुश 1 हमने किया तो वो 1 स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर हम एक और पुश इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पुश 2 पुश हो जाएगा स्टैक में। इसी तरह पुश 3 किए तो 3 पुश हो जाएगा स्टैक में। अब अगर हम पॉप करते हैं तो हमें 3 मिलेगा, 2 या 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉप से टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो आपको सिर्फ मिलेगा। अगर हम 2 या 1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। 1 को एक्सेस करने के लिए हमें पहले 3 को पॉप करना पड़ेगा, फिर 2 को पॉप करना पड़ेगा, तब जाके हम 1 को एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। क्यूज की ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल ये है कि आप बैंक जब आप जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, जो बंदा पहले जाएगा उसकी बारी आएगी, तो इन लाइन होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा। इसके 2 फंक्शन है, इन क्यू और ली क्यू। इन क्यू से एंड ऑफ द लाइन में एक एलिमेंट आ जाएगा इन क्यू फंक्शन से, और डी क्यू से स्टार्ट ऑफ द लाइन से एक एलिमेंट हट जाएगा। क्यूज को हम कहाँ पे यूज करते हैं? क्यूज को ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, उनमें से हमारे पास एक एल्गोरिथम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो प्रोसेस सीपीयू पे पहले जाएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो सेकंड नंबर पे जाएगा वो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्यूज को यूज कर सकते हैं। ट्रीज, ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अभी जितने भी हमने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, अरेज, ये लीनियर है, ये इनलाइन है, सब कुछ लीनियर, स्टैक लीनियर है। यूज इन ट्रीज ये इरेगुलर शेप, ये लीनियर नहीं। एक रूट नोड होता है और वो रूट नोड पर सब ट्रीज को, 1 और मोर सब ट्रीज को डिपेंड करता है। तो ये जो है ये तो एक ऐसी ट्री की एक एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे ट्रीज की फिर आगे सब टाइप्स होती है। ये जो है ये बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। क्या अगर बाइनरी सर्च ट्री में हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है। फर्स्ट करें हम 8 को सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम पहले नोड को देखेंगे, रूट नोड को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे उसको 8 के साथ। 8 इज लेस देन 10, तो हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। ये राइट साइड पे जो भी है इसको हम सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। 8 यहाँ पे हो ही सकते, राइट साइड पे बाइनरी सर्च में राइट साइड पे ग्रेटर नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे लेसर नंबर होते हैं। तो हम 8 को सर्च कर रहे हैं, 8 इज लेस देन 10, तो हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब नोड हमारे पास है 6 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हम ये राइट साइड पे आएंगे। ये नोड सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 8 के साथ, इक्वल है, यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की टाइप है। इसी तरह इसके और टाइप्स भी है। हैश टेबल, हैश टेबल में एक हैश फंक्शन होता है। हैश फंक्शन के वो डिफरेंट टाइप से लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हैश टेबल हैश फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। हैश फंक्शन में डिफरेंट एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट एल्गोरिथम वो होगा जो आपको एक यूनिक नंबर
प्रोवाइड करे। इसका फंक्शन क्या है कि ये इसको हम कोई वैल्यू पास करते हैं हैश फंक्शन को, ये हमें एक यूनिक इंडेक्स हमें ये प्रोवाइड कर देता है, तो उस वैल्यू को फिर हम उस इंडेक्स पे स्टोर कर देते हैं। जैसे ये जॉन स्मिथ हमने पास किया ये हैश फंक्शन को, इसने एक इंडेक्स नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया टू, जॉन स्मिथ को इंडेक्स टू पे स्टोर कर लिया। लीजर स्मिथ को हमने हैश फंक्शन से पास किया है तो इसने इंडेक्स वन प्रोवाइड किया, हमने एक इंडेक्स वन पे स्टोर कर दिया। इसी तरह कोई और नेम आप भेजेंगे तो वो एक यूनिक इंडेक्स आपको दे देगा और उस इंडेक्स पे आप वो स्टोर कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये अभी आपने स्टोर कर लिए हैं तो सर्च करना बहुत आसान है। इसी हैश फंक्शन में जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो वैल्यू आप पास कर दें, वो आपको इंडेक्स नंबर बता देगा कि ये इस इंडेक्स में पड़ा हुआ है। तो सारे इंडेक्स पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ उस इंडेक्स पे जाके आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। डिलीट करना भी आसान है, सिर्फ हैश फंक्शन को पास करना होता है, वो उसको इंडेक्स नंबर आपको प्रोवाइड कर देता है, उससे आप वो डिलीट कर। ये आर्गुएबली बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, ये कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लग रही है, आपको हैश फंक्शन को सिर्फ पास करना है, वो आपको इंडेक्स नंबर बता देता है और आपने जो भी करना है मॉडिफिकेशन करनी है वो आप करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू शाजी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने कहा ना कि इट्स आर्ग्यूबली द बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर आउट देयर, तो मे भी यानी मुझे अक्सर कंफ्यूजन इसी हवाले से रहती है ना कि यानी हम जितने ट्यूटोरियल्स देखते हैं या जो भी देखते हैं तो वो हैश टेबल्स को ही कहते हैं कि मतलब ये बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी, और मतलब वो बिग ओ के ग्राफ्स वगैरह दिखा के ना, तो मतलब अगर हमने बिल्कुल एक लीनियंट या बिल्कुल एक लीनियर आर्म प्रोग्राम लिखना है, लेट सपोज के कोई CLI टूल बनाना है, तो वहाँ पे उस लेवल मतलब इतने छोटे स्केल पे हम हैश टेबल्स को यूज कर सकते हैं और ये एफिशिएंट होंगे वहाँ पे। वो देखिए, वो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था ना कि एक गुड प्रोग्रामर और बैड प्रोग्रामर में क्या फर्क है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास पता होते हैं कि हमारे पास ये डाटा स्ट्रक्चर है, अब कौन सा यूज करना है ये आपने उसको एनालाइज करना है कि मेरी जो नीड्स हैं यहाँ पे कौन सा मुझे यूज करना चाहिए। ये तो उस हिसाब से फिर आपके पास ज्यादा डाटा नहीं है तो आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हैश टेबल यूज करें। सही हो गया, गॉट इट। आपके पास डाटा कम है तो आप अरेज भी यूज कर सकते हैं। अरेज को भी वो एक्सेस करना, वो इंडेक्स ही हम करते हैं, तो डाटा आपके पास कम है तो इंडेक्स कुछ ही होंगे, वो आपको पता होगा, बस एक्सेस करना आसान हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर डाटा ज्यादा है तो उस केस में हैश टेबल्स यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ वैल्यू पास करनी है और वो इंडेक्स आपको पता चल जाएगा। चलिए, रिसोर्सेज है, यहाँ से आप जैसे कोर्सेज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं हमारे पास, बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, कुछ भी आप पूछेंगे तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई आंसर करेगा। और ये एक लिंक शेयर करता हूँ मैं, यहाँ पे 4th सेमेस्टर का डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स और
एल्गोरिदम्स ये इम्प्लीमेंट किए हुए हैं जो भी अभी हमने पढ़े हैं, और इसके अलावा और भी ट्रेन इट अप टू द utmost ऑफ योर लेवल, और बहुत ही क्लासिक किस्म की जो है, मुझे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, होप सो बाकियों को भी हुई होगी। बाकी कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग बता दें, या कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं बैच 2021। वेल शाह भाई, जी जी सफ़ी am I स्टार्ट। audible? जी 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 शाह भाई, ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक गुड प्रोग्रामर की इससे पहचान होती है कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सा एल्गोरिदम आपने यूज करना है, उसको आपको एनालिसिस आना चाहिए कि एनालाइज किए बगैर आप डिसाइड करेंगे कोई भी रैंडम डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम आपने उठा लिया, ये काम तो वो करेगा, एल्गोरिदम है, सॉल्विंग एल्गोरिदम है या डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्टोर करेगा, सही काम तो वो करेगा, लेकिन क्या वो एफिशिएंट है, ये आपने एनालाइज करना है। आपके केस में क्या वो एफिशिएंट है, वो पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो उस एनालिसिस के हिसाब से ये इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपके पास ये केस है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम यूज करना है, एनालिसिस आनी चाहिए। वेल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यानी हमारी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है इसमें यानी हमारा भी, और मेन कंपनीज जो हमारे पास हैं, मतलब टीयर 3 की जो कंपनीज होती हैं, आम लोकल कंपनीज या नेशनल लेवल पे, उनको स्किलफुल बंदे चाहिए होते हैं। और हमारा भी ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेमवर्क सीखने पे फोकस्ड रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, अक्सर यही सुना जाता है कि यानी इफ़ यू आर एक्सपर्ट एट DS एंड एल्गो, मतलब तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं टेक जाइंट्स को। तो कहने की ये बात है कि जब आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे कमांड स्ट्रांग होती है, तो ये बात है कि आपका यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और शायद बड़ी कंपनीज़ को इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और बाकी जो हमारी तरह होती हैं तो वो हमारी तरह ही, जिसको ज़्यादा फ्रेमवर्क्स आ रहे होते हैं या जिससे ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हैं, तो वो उसे ही पिकअप करती हैं। बाकी मेरा जहाँ तक आप सबके भी कनेक्शंस होंगे, और मैंने जहाँ तक देखा है अपने कनेक्शंस में कि जो अगर किसी की प्लेसमेंट हुई है बड़ी कंपनीज़ में, तो उनका यानी जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो मोस्टली बेस्ड ही DSA पे होता है। और ये भी नहीं कि यानी हम समझते हैं कि बस एक्चुअली काफ़ी एक इमेज बना हुआ है कि यदि ये वाली कंपनी है तो ये तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आते होंगे। लेकिन अक्सर जो मैंने प्लेसमेंट की वीडियोस वगैरह देखी हैं, या जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है MLSA की, उसमें कुछ जो स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं जो एज एन इंटर्नी हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, एडोबी में, तो वो अक्सर यही बता रहे होते हैं कि यानी इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। इंशाल्लाह हम एक को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, जिसे फिज़बज़ एल्गोरिज्म कहते हैं, मोस्टली आप सबको पता ही होगा उसके हवाले से। तो कहने की बात यह है कि DSA मतलब काफ़ी एक पिवटल रोल प्ले करता है आपकी प्लेसमेंट्स में। वेल आप लोग डिस्कशन अगर किसी की कोई है तो स्टार्ट लेते हैं, अदरवाइज एक हैंड्स ऑन में करना चाह रहा था। यानी काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम है, 10-12 लाइनों का, लेकिन ये काफ़ी जो है ना फेमस है टेक्निकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हादी दानियाल, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो करते हैं, और देन उसके बाद फिर हैंड्स ऑन पे चलते हैं। वेल अगर किसी ने पाइथन का मोश हमेदानी का कोर्स किया है, मेरे फेवरेट इंस्ट्रक्टर हैं, अगर उनका किया है तो आपको जाहिर सी बात है इस के बारे में, या बल्कि इवन काफ़ी बुक्स में भी इसका जिक्र होता है। तो यानी एक जनरल इंटरव्यूई की यानी इंटरव्यूई जो दे रहा है
उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यानी अगर कोई हायरिंग मैनेजर आपसे कहता है कि व्हाट इज़ अ फिज़बज़ एल्गोरिदम ना, तो बंदा फर्स्ट को में कहता है कि मतलब ये तो कोई धमाकेदार चीज़ होनी है, फिज़ भी है और साथ बज़ भी है, तो ये तो मतलब कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। तो बंदा कहता है कि मतलब ज़ाहिर है वोकेबलरी इस चीज़ की याद नहीं होती, तो बंदा कहता है कि शायद ये मैंने यानी गो थ्रू नहीं किया हुआ। लेकिन अगर इसको हम डायसेक्ट करते हैं तो मतलब फिज़बज़ एल्गोरिदम एक्चुअली चीज़ क्या है, तो यानी फिज़बज़ एल्गोरिदम में मेन क्या टेक्निकलिटीज़ हैं या ये क्यों इतना फेमस है, और एक्चुअली यही है कि मतलब बस एक डेवलपर की जो अप्रोच है उसे चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। खैर बहुत इंटरनल इसकी चीज़ों का मुझे भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज मैंने किसी बुक में पर्सनली सी रीड नहीं किया, लेकिन ट्यूटोरियल्स वगैरह में काफ़ी जो है ना इसको मैंने सुना है कि ये एल्गोरिदम पूछा जाता है। तो अब फिज़बज़ का मेन जो एल्गोरिदम है, जो इसकी कहानी है, वो ये है कि आप यानी यूज़र से नंबर लें या प्रिंट करवाते हैं, वो जो आउटपुट के तरीके हैं वो आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि अगर वो नंबर जो आप यूज़र से ले रहे हैं या प्रिंट करवाएंगे वो डिविजिबल बाय 3 है, कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है तो आपका आउटपुट फिज़ आना चाहिए, और अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो आपका आउटपुट हाँ, अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो आपका आउटपुट बज़ आना चाहिए, और अगेन अगर वो 3 के साथ भी डिविजिबल है और 5 के साथ भी डिविजिबल है तो आपका आउटपुट मतलब ये पूरा वर्ड आना चाहिए फिज़बज़, और अगर वो 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है और 5 के साथ भी नहीं है तो वो नंबर ही डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इस पे मैं आप लोगों की इनसाइट्स लूंगा कि मतलब आप लोगों के जहन में इसे करने का कौन सा वे आ रहा है। पहली चीज तो हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की ना वो ये है कि फिज़बज़ को तोड़ा है कि मतलब इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, मतलब बिगिनर्स जो प्रोग्राम लिखते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में वो यही होते हैं कि यार ये इसको डिविजिबल हो गया, ये इस तरह की चीज़। तो वैसे आपके जहन में मतलब इसका क्या आ रहा है कि ये फिज़बज़ एल्गोरिदम या जो भी आपके सामने ये फंक्शन है ये किस तरह काम करता होगा, कोई भी मतलब अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक अगर बताना चाहे तो। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी कि जो मतलब मुश्किल सा बूमिंग वर्ड लग रहा था, बजिंग वर्ड फिज़बज़, उसको हमने सॉल्व कर दिया कि हाँ इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट ये करना है कि अगर 3 से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो फिज़ लाना है, 5 से बज़ लाना है, और दोनों से डिविजिबल है तो फिज़बज़ लाना है, अगर किसी से भी नहीं है तो वो नंबर आएगा। एनीवन अगर कोई आप में से इसको जॉट डाउन करने की कोशिश करे। एग्जैक्टली विसाल के मतलब कंट्रोल फ्लो को ही यूज करेंगे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें भी मतलब फिर चले वो आप एट द वेरी एंड आपको बताऊंगा कि मतलब इसमें मेन चीज जो रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है वो क्या देखा जाता है, और इसमें यानी जो शाह का आज पूरा सेशन था वो इजीली कवर हो जाएगा इसकी एक आखिरी एंडिंग नोट से। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ। अभी मैंने रिसेंटली में बैक पे लिख रहा था। तो पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि हमने उसकी कंडीशन पता चल गई कि हाँ ये प्रोग्राम कोई इतनी बला चीज़ नहीं है। अभी वैसे मैं इसे अभी कर रहा नहीं बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मेरे पास तकरीबन डन है। तो ये सीन्स है कि फंक्शन तो हमारे पास बना हुआ है फिज़बज़, और आर्ग्यूमेंट हमने इनपुट दिया हुआ है। अब उसमें जो कंडीशनल्स हमने लगानी है एक आम एक बिगिनर प्रोग्रामर के हवाले से हम देखें तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे कंडीशन कि अच्छा ये बता दें कि मतलब डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग मोस्टली जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस यूज़ कर रहे होते हैं कि यानी ये चीज़ इस पे डिविजिबल है और फिर हम उसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं ताकि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये इस पे पूरी तरीके से डिविजिबल है तो ये चीज़ इस तरह होगी। तो मतलब तीसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर पता चल गया कि इसको इम्प्लीमेंट जो है वो हमने किसके साथ करना है, मॉड्यूलस फंक्शन के साथ करना है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन जो होगा मतलब हमारा इनपुट का मॉड्यूलस लेंगे हम 3 के साथ तो वो 0 के इक्वल होगा, तो इट मींस इट्स डिविजिबल बाय 3। तो मतलब हम इंग्लिश को देखें ट्रांसलेट कर रहे हैं कोडिंग में। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि अगर हमारा इनपुट का जो है आर्ग्यूमेंट ये इसका मॉड्यूलस 5 के साथ लेंगे और आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है तो इट मींस कि वो 5 के साथ डिविजिबल है। तो मतलब फिज वाली भी कंडीशन सही कर गए हम लोग, बस भी कर गए। और अब फिज बस लाने के लिए क्या करना है,
अब इसके लिए भी मतलब बिल्कुल मतलब अब ये सिंपल एक प्रोग्रामर की अप्रोच है ना, जब मतलब हम कोई दो चीजें वो कर रहे होते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। तो दोनों चीजें होने के लिए वही रहमत साहब वाली बात जो है वो याद आ जाती है कि एंड ऑपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने दोनों कंडीशंस को मतलब सेटिस्फाई करवाना होता है। तो इन्हीं दो कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो फिज बस वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब तीसरी बात जो आखिरी बात है कि अगर नंबर जो है तो अगर ना 5 पे डिविजिबल है ना 3 पे डिविजिबल है तो वही नंबर वापस आ जाए, तो सीधी सी बात है हम जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा इनपुट हम उसे प्रिंट आउट करवा देंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक हमने क्या किया, पहले इंग्लिश का जो लफ्ज था उसको हमने समझा, दूसरा ये किया कि हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे कि यहाँ कौन सी चीज इंप्लीमेंट करके इसे अच्छे तरीके से करेंगे, फिर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पता चला, फिर हमने जो है वो मॉड्यूलस को देखा, और देन फिर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड को देखा। तो मतलब हमारे जहन में होपफुली आप लोगों के जहन में भी छोटा सा प्रोग्राम है बन चुका होगा। तो अब हम इसको जरा जो है ना वो देखते हैं कि इसके अंदर मतलब मेन मैकेनिज्म क्या है। तो सीधी सी बात है, और जिस तरह मिसालें का कंडीशनल स्टेटमेंट, तो सीधी सी बात है हमने इफ लगाया सबसे पहले, और यहाँ पे ये जो है ना कि फिज बस को हम ऊपर क्यों लेके आए हैं, वो ये है कि यानी खैर वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इसे आउटपुट पे लेके जाते हैं, और अगर लेट सपोज मैं फिज को पहले रखता हूँ, बस को सेकंड पे रखता हूँ, और थर्ड पे फिज बस को लेके आता हूँ, तो आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। कि यानी अब एंड ऑपरेटर है ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू को देखेगा कि हाँ अगर ये वाली ट्रू आ रही है तो सेकंड के हिसाब से यानी ये उसको वो नहीं करेगा, और ये हमें डायरेक्टली फिज का आंसर दे देगा। तो आउटपुट पे मसले आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने जी, तो इस वजह से यानी हमने इसे टॉप पर रखा, लेकिन चलें इसे ना भी रखें तो हमारी कंडीशंस जो है वो ट्रू हो जानी थी। अच्छा, अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी थी तो ज़ाहिर है पाइथन में इफ एलिफ से हम इजीली मतलब लगा सकते हैं, मतलब बजाय इसके कि हम लोग इसको यूज करें। मतलब ये तीनों जो है वो स्टैंड अलोन इफ स्टेटमेंट्स लगी हुई है ना आपके सामने, तो ये लगाने का क्या मेन मकसद, मतलब हम एलिफ से भी तो चल सकते थे, एलिफ पे जाके और आखिर में ऐसे जो है वो ये हम एल्स भी लगा सकते हैं, और अगर मतलब हमने तो बिल्कुल ये सादा प्रोग्राम लिखा है तो डायरेक्ट रिटर्न से भी इसकी वही जो वैल्यू हम ऊपर यानी आर्गुमेंट में पास करेंगे जो पैरामीटर वही आउटपुट पे आ जाएगा। तो खैर इसको चलिए सुनेंगे, लेकिन हमने मतलब इफ लगा के एलिफ एलिफ और देन फिर एल्स लगा के करना था, जो कि यानी होना भी चाहिए, आप लोगों के जहन में भी बात होगी। तो यहाँ पे चीज आती है बैकएंड पे कि अगर हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करके उस पूरे प्रोग्राम को लेके चलेंगे आगे, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने इसे मतलब थॉरली किसी बुक से रीड नहीं किया, तो मुझे भी इसके जो अंदर की टेक्निकलिटीज है उसके हवाले से कुछ नहीं अंदर पता कि यानी कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम फिर यानी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किस तरह वेरी करती है, कि अगर हम एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएं या अब तीन जो है वो छोटी छोटी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स लगा के हम मतलब इसे क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पे कंसेप्ट एक यूज होता है कि यानी चेनिंग कर रहे हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट्स की, तो इस वजह से जो इसका रन टाइम है, जिसे टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं, वो काफी कम हो जाती है, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स आउट देयर। तो ये कुछ इस हवाले से था। लेट्स सपोज हम इसे रन करके देखते हैं। फंक्शन कॉल पहले से था वो 5 पे था, अब हम 3 पे लेके जाते हैं, तो मेरे हिसाब से टेरेबल है, मैं इसके अंदर ले आऊं। सही हो गया। तो 3 पे हमारे पास ये फेज दे रहा है, तो यानी इट्स वर्किंग। 5 पे ये हमारे पास इसे देना चाहिए बज, और ये दे रहा है। इसी के साथ साथ हम आगे कुछ नंबर्स पे से देखते हैं, जिस तरह 12 है, 12 अब 3 पे डिविजिबल है तो इसे फिज आना चाहिए, सेट हो गया। अब 15 दोनों पे डिविजिबल है तो इसे फिज बज आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब ये सीन आता है ना कि अगर इस कंडीशन को हम नीचे रखते तो ये पहली को क्वालिफाई कर देता, और 15 जो कि दोनों पे डिविजिबल है
तो रमज़ान है, थोड़ा सा इशू बन रहा है। तो ये यानी 15 जो कि दोनों पे डिविजिबल है वो जस्ट फिज को दे देता क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी ये शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट भी इसमें आ जाता है। यानी ये फेमस इंटरव्यू और टेक्निकल क्वेश्चंस के हवाले से यही है ना कि इतनी छोटी सी चीज से जो रिक्रूटर है वो आपसे यानी काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस पे चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, फिर इस पे टाइम कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। ये खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप 3 इफ स्टेटमेंट्स लगा रहे हो तो एक से भी तो काम चलाया जा सकता था। तो इस तरह के यानी बिल्कुल डीप कंसेप्ट आ जाते हैं। अच्छा, और बाकी अगर कोई नंबर बिल्कुल नहीं होता, लेट्स सपोज 7 है, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए? तो वो वही नंबर, वो तो बिल्कुल ईजी सी ये चीज दे रहे हैं ना कि रिटर्न कर रहे हैं इनपुट को। और यहाँ पे फिर अगेन वो आ जाती है पाइथन में इंडेंटेशंस की बात। अब कुछ माशाल्लाह मेरी तरह के बेहतरीन किस्म के लोग ना वो इसे यानी जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो ये देखें इसने इंडेंट जो है वो इफ के अंदर ही की हुई है। अब मतलब हम इंडेंटेशन के हवाले से कभी चला ही नहीं सकते इस प्रोग्राम को। तो अक्सर इसको जो है ना इस तरह भी पूछा जाता है कि मतलब आप मतलब प्रैक्टिकल की फॉर्म में। तो इसमें अब हालांकि बिल्कुल ये सिंपल सा प्रोग्राम है लेकिन इस चीज़ को आगे लेके चलना काफ़ी हमारे लिए टफ हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है डीएसए के हवाले से तो वो कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कीजिएगा। माजिद, कामरान, अगर आपकी कोई इंसाइट्स हैं तो बताइएगा। वेल शाजी, इट वाज रियली अ वेरी नाइस एंड यानी काफ़ी आपने जो है वो कलेक्टिवली चीज़ों को अच्छे तरीके से बयान किया। और ये है कि मेरा तो अपना भी पर्सनल काफ़ी इंटरेस्ट है इस फील्ड में क्योंकि काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है। और इसी के साथ अगर फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर साइनिंग ऑफ, होपिंग एंड प्रेइंग फॉर अ सेफर सोसाइटी। अल्लाह हाफिज़।